नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की, जो कि आप इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर देखने के लिए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कम से कम बोर्ड ऑफ स्टडीज़ नॉलेज पोर्टल में जाकर यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 को क्लिक करके इसका पीडीएफ खोल के रखोगे। अगर आपके पास प्रिंट आउट है तो और भी बहुत अच्छी बातें हैं, ताकि आप जो चीज़ें लिखना चाहो वो लिख सको, मार्क कर सको, अंडरलाइन कर सको। फिलहाल हम लोग यहाँ पर बात करते हैं आपका चैप्टर नंबर 4 के बारे में। चैप्टर नंबर 4 एक बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान चैप्टर है, जिसका नाम है आपका कॉस्टिंग में कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स। यहाँ पर बहुत सारे टेक्निक्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल में कॉस्ट क्या-क्या इन्वॉल्व होते हैं वो देखने को मिलेगा। फिर लाइफ साइकिल कॉस्ट को, टारगेट कॉस्ट को कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो देखने को मिलेगा। और उसके अलावा आप एनवायरमेंटल कॉस्ट को कैसे मैनेज करते हो, एनवायरमेंटल कॉस्ट को कैसे मैनेज करते हो, ये क्या होता है, ये सारी कंसेप्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं चैप्टर के ओवरव्यू के बारे में। तो यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, कॉस्ट कंट्रोल। बड़े ध्यान से इस बात को देखो, कॉस्ट को कंट्रोल करना, और दूसरा देखो यहाँ पर कॉस्ट को रिड्यूस करना। यहाँ पर कॉस्ट को घटाया जाता है। ये जो कैलकुलेशन होता है वो पर यूनिट के संदर्भ में होता है, यानी कि पर यूनिट कॉस्ट को आप यहाँ पर कम कर देते हो। जैसे कि इसमें दिया गया है कि टारगेट कॉस्टिंग भी एक तरीका होता है। टारगेट कॉस्टिंग में सबसे पहले आप सेलिंग प्राइस ही डिसाइड करते हो कि कस्टमर कितना पे करना चाहता है, उसमें से माइनस कर देते हो आपका जो भी प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो सेल्स माइनस प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट करके टारगेट कॉस्टिंग। अब उसी कॉस्ट पर आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाना होता है, यानी कि आपने यहाँ पर क्या देखा, पर यूनिट के हिसाब से यहाँ पर आपने सेलिंग प्राइस को देखा और उसमें से आपने कॉस्टिंग को रिड्यूस कर दिया। फिर और तरीके होते हैं कॉस्ट रिडक्शन के, जिसमें वैल्यू एनालिसिस या वैल्यू इंजीनियरिंग करके आपको टॉपिक देखने को मिलेगा। फिर जहाँ तक बात करते हैं कॉस्ट कंट्रोल के बारे में, तो इसमें एक पैरेटो एनालिसिस करके देखने को मिलेगा। और ये इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये एक प्रकार का थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। और अगर आप इन्वायरमेंटल को ध्यान नहीं देते हो तो फिर आपका एथिक्स तो खराब होगा ही, आपका इमेज तो खराब होगा ही, साथ में गवर्नमेंट की पॉलिसी का भी वायोलेशन वगैरह होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कॉस्ट कंट्रोल, और कॉस्ट कंट्रोल का यहाँ पर ऑब्लिक करके लिखा हुआ है वेस्ट कंट्रोल। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले कॉस्ट को आप कंट्रोल करते हो, यानी कि एक्चुअल और बजट के हिसाब से आप देखते हो कि कोई डिविएशन तो नहीं आ रहा है। जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आप क्या करते थे, बजट और एक्चुअल, आपने जो बजट बनाया और एक्चुअल में जो खर्चा हुआ, ठीक है, उन दोनों का कंपेयर करना कॉस्ट कंट्रोल कहलाता है। ठीक है, और ये जो कॉस्ट रिडक्शन है ये क्या बोलता है, ये रियल एंड परमानेंट सेविंग होता है। परमानेंट रिडक्शन इन कॉस्ट का ट्राई करते हो आप, जैसे कि पर यूनिट के हिसाब से कॉस्ट जो है वो यहाँ पर कम करने की आप कोशिश करते हो। यानी कि ये जो कॉस्ट कंट्रोल होता है ये एक टेम्पररी सेविंग होता है, ये तत्काल एक प्रकार का सेविंग होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कॉस्ट कंट्रोल होता है उसमें क्वालिटी मेंटेन रहेगी कि नहीं रहेगी उसका कोई गारंटी नहीं होता है। क्वालिटी मेंटेन रहेगा कि नहीं रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं होता है, लेकिन कॉस्ट रिडक्शन क्वालिटी का ख्याल रखता है कि कहीं सस्ता करने के चक्कर में क्वालिटी ही खराब ना हो जाए। यहाँ पर क्वालिटी मेंटेनेंस की कोई गारंटी नहीं है, ये टेम्पररी सेविंग है। और ये कॉस्ट रिडक्शन होता है आपका परमानेंट एंड रियलिस्टिक सेविंग होता है। उसके बाद यहाँ पर जो कॉस्ट कंट्रोल होता है उसका क्या प्रोसेस होता है, आखिरकार कॉस्ट कंट्रोल आप कर कैसे पाते हो। तो सबसे पहले आप टारगेट को सेट करते हो, टारगेट सेट करने के बाद आप क्या करते हो कि एक्चुअल में और टारगेट में कहाँ पे डिफरेंस आ सकता है, कहाँ पर गैप आ सकता है, कहाँ पर वेरिएंस आ सकता है, और उस गैप को आप ढूंढते हो। ढूंढ के फिर क्या करते हो, ढूंढने के बाद उसको आप करेक्ट करने की कोशिश करते हो। ये सारे प्रोसेस कॉस्ट कंट्रोल में लगाए जाते हैं, यानी कि कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए आपको गलतियां निकालनी है। पहले से ही प्रोडक्ट बनाने से पहले उसको इन्वेस्टिगेट करना है, और उसके बाद आप उसको क्या करना है, जो उसका रिमीडियल एक्शन होगा वो एक्शन लेकर आपको करेक्ट करना है। इसीलिए कॉस्ट कंट्रोल को कहा गया है कि ये कम डायनेमिक होता है। कम डायनेमिक होता है क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो कॉस्ट को कंट्रोल करने के का मतलब प्रिवेंटिव कॉस्ट करना, आप प्रिवेंट करने का कोशिश कर रहे हो। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन एक बड़े एडवांस चीज़ है, ये हाई डायनेमिक होता है। इसका मतलब यहाँ पर प्रोसेस जो होता है उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, सिर्फ क्रिटिकल चीज़ों को आप एग्जामिन करते हो, क्रिटिकल फैक्टर्स को ढूंढते हो। बहुत बारीक सा डिफरेंस है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन में।
इसलिए कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपको दिमाग में रखने हैं। पहली बात कि आपका जो कॉस्ट कंट्रोल होता है वो प्रिवेंटिव नेचर का होता है और कॉस्ट रिडक्शन होता है वो आपका करेक्टिव नेचर का होता है। तो प्रिवेंटिव नेचर, करेक्टिव नेचर। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि आपका कॉस्ट कंट्रोल लेस डायनेमिक होता है लेकिन कॉस्ट रिडक्शन डायनेमिक अप्रोच होता है। कॉस्ट रिडक्शन को की तारीफ आपको ज़्यादा करनी है। फिर जहाँ तक बात करते हैं कि आपका प्रोसेस के बारे में, तो कॉस्ट कंट्रोल में आपने जो प्रोसेस देखा उस पर दिया गया है कि वेरिएंस या गैप को ढूंढना और उसको ठीक करना। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन ने एक बड़ी बात बोल दी, इसने बोला क्रिटिकल चीज़ों को हम तवज्जो देंगे, क्रिटिकल चीज़ों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये जो कॉस्ट कंट्रोल आप करोगे ये इसमें आपने बजट और स्टैंडर्ड का कंपैरिजन किया था, यानी कि पास्ट कॉस्ट को दिखा था, पीछे हुए कॉस्ट को और आज के कॉस्ट को कंपेयर किया था। लेकिन ये बड़ा एडवांस निकला, ये प्रेजेंट कॉस्ट को और फ्यूचर कॉस्ट को देखता है कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से करके बहुत सारी बातें जो है छोटी छोटी हैं जो आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। अब मेरी बातें सुनने के बाद जब एक बार इसको आप रीड करोगे तो फिर आपको बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। जहाँ तक हम लोगों ने कॉस्ट रिडक्शन के बारे में देखा तो ये रियल एंड परमानेंट नेचर का होता है। पर यूनिट के हिसाब से कॉस्ट में बिना क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए आप पर यूनिट कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हो। ये जो कॉस्ट रिडक्शन होता है ये रियल और परमानेंट नेचर का होता है। ये प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, उसको रिटेन करने की कोशिश करता है। और ये जो कॉस्ट रिडक्शन होता है यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बस क्रिटिकल चीज़ों को एग्जामिन किया जाता है और प्रेजेंट और फ्यूचर कॉस्ट पर ये ज़्यादा फोकस करता है। इसको क्या बोला आपने? इसको बोला कॉस्ट रिडक्शन करके। अब स्कोप ऑफ कॉस्ट रिडक्शन कहाँ कहाँ होता है, इन सब बातों पर आपको गौर करना है। फिलहाल जो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि आपका कॉस्ट रिडक्शन के बारे में बहुत सारी बातें और आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पर है प्री रिक्विजिट ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। ये जो कॉस्ट कंट्रोल होता है उसका प्री रिक्विजिट क्या होता है? कॉस्टिंग में कॉस्ट कंट्रोल में के लिए प्री रिक्विजिट आपका क्या क्या होता है, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि एक बात आप ध्यान से सुनो, बड़े ध्यान से, उसके बाद ये जो स्क्रीन पे लिखा है उसको पढ़ना। आपके दिमाग में जब प्री रिक्विजिट ऑफ कॉस्ट कंट्रोल ये सवाल पूछा जाए तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि कॉस्ट कंट्रोल में क्या होता है ना, कि मैनेजर भाई लोग होते हैं, जैसे मैनेजर रामू, मैनेजर मोहन, मैनेजर श्याम। तो मैनेजर के हिसाब से कॉस्ट सेंटर हर मैनेजर के नाम पे डेजिग्नेट किया जाता है। भाई साहब ये तुम्हारा कॉस्ट सेंटर, ये तुम्हारा कॉस्ट सेंटर। उसके बाद तुम्हारे को कॉस्ट को कम करना है, यानी कि टारगेट को क्लियरली डिफाइन करना है। एक तरह से आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एग्जांपल लेके चलो कि भाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में उनके डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी उनके ऊपर होता है, यानी कि कॉस्ट सेंटर होता है, उसमें उनको टारगेट क्लियरली डिफाइन किया जाता है और इंडिविजुअल को, यानी कि भाई लोगों को बोला जाता है, मोटिवेट किया जाता है कि तुम टारगेट को अचीव करोगे, इफिशिएंट एंड टाइमली मैनर में टारगेट को अचीव करोगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर अचीव करना जो है ना मुख्य क्राइटेरिया होता है और केवल उनको टारगेट देकर छोड़ा नहीं जाता है। उसके बाद जो है ना उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर भी करते हैं, फॉलो अप भी लेते हैं, उनको रिकमेंडेशन भी देते हैं। ये सारे प्री रिक्विजिट ऑफ कॉस्ट कंट्रोल हो गए। कुल मिला के आपने यहाँ पर प्री रिक्विजिट ऑफ कॉस्ट कंट्रोल में देखा कि भाई लोगों का, जो मैनेजर लोग होते हैं, उनका अलग अलग डिपार्टमेंट पे उसका कॉस्ट सेंटर डिसाइड किया जाता है, उनको जिम्मेदारी सौंपी जाती है, उनका टारगेट बताया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको इफिशिएंट एंड टाइमली मैनर में रिपोर्ट देने के लिए बोला जाता है और उनको बोला जाता है कि भाई साहब जो भी तुम्हारा रिकमेंडेशन वगैरह होगा उसको हमको जरूर से बताना और मॉनिटर एंड फॉलो अप का सिस्टम होता है। तो ये प्री रिक्विजिट होता है। इसका मतलब एक बार जरा इस प्री रिक्विजिट को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बोलता है इफेक्टिव डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कॉस्ट। सबसे पहले डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का इफेक्टिव तरीके से अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाता है और भाई लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है। इसका मतलब एक कॉस्ट सेंटर उनको डेजिग्नेट कर दिया जाता है हर एक मैनेजर के नाम पर और उसके बाद बोला जाता है कि भाई लोग तुम लोग क्या करो, अपने ऑब्जेक्टिव एंड गोल को अचीव कर लो, जिसमें क्लियरली तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, तुम्हारा टारगेट है कॉस्ट कंट्रोल करना। उसके बाद उनको मोटिवेट किया जाता है। मोटिवेट केवल मन से तो होता नहीं है, पैसे भी देने पड़ते हैं, तो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल तरीके से होता है ताकि इंडिविजुअल इनकरेज हो सके अपने गोल को अचीव करने के लिए। और टाइमली एंड एफिशिएंट रिपोर्टिंग भी लिया जाता है, उनको रिकमेंडेशन भी दिया जाता है और उसके बाद बराबर से उसका फॉलो अप वगैरह भी लिया जाता है। इस प्रकार से आप
आपने देखा। फिर कॉस्ट कंट्रोल रिडक्शन के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं की, जिसमें मुख्य तौर पे जो चर्चा थी आपकी, उसमें हमने देखा था कि कॉस्ट रिडक्शन रियल एंड परमानेंट नेचर का होता है। पर यूनिट कॉस्ट में बिना क्वालिटी को कंप्रोमाइज किए हुए हम कोशिश करते हैं कि उसको कम किया जाए। ये रियलिस्टिक एंड परमानेंट नेचर का होता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स को रिटेन करने की कोशिश की जाती है। यहाँ प्रोसेस का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है, बस क्रिटिकल जो है आप एग्जामिन करते हो, कोई प्रकार का स्टैंडर्ड आपको नहीं दिया गया है कॉस्ट रिडक्शन के लिए, ये याद रखो। कॉस्ट रिडक्शन एक डायनेमिक अप्रोच होता है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है, मतलब कॉस्ट रिडक्शन परमानेंट नेचर होने की वजह से सभी उसको स्वीकार करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद ये प्रेजेंट एंड फ्यूचर कॉस्ट दोनों पर फोकस करता है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कॉस्ट दोनों पर फोकस करता है। इन सब बातों को हमने कॉस्ट रिडक्शन में जाना था, लेकिन अब यहाँ पर जो बात आती है आपकी कॉस्ट रिडक्शन में, स्कोप ऑफ कॉस्ट रिडक्शन का स्कोप कहाँ कहाँ है, किस किस जगह पे तुम पर यूनिट कॉस्ट को घटा सकते हो। बोलता है डिजाइन करके घटा सकते हो, पहली बात तो ये बोला। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा फैक्ट्री लेआउट एंड इक्विपमेंट, उसके बाद प्रोडक्शन प्लान एंड प्रोग्राम मेथड। इन सब बातों को यहाँ पर दिया गया है, मतलब 4 तरीके बताए गए हैं कि भाई साहब पहले तो डिजाइन में तुम कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हो, ठीक है, कर लिया। फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हो, चलो ठीक है, वो भी कर लिया। फिर बोला फैक्ट्री लेआउट इक्विपमेंट में कर सकते हो, फैक्ट्री के स्ट्रक्चर में भी, इक्विपमेंट वगैरह में भी कॉस्ट आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर बोलता है कि एक काम करो, प्लान बनाओ, प्रोग्राम बनाओ। आपको लॉजिक लगे ना लगे बट कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको पहले 2 पॉइंट याद रखने हैं। कॉस्ट रिडक्शन का स्कोप क्या हो सकता है, एक तो तुम्हारा डिजाइन, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा फैक्ट्री का लेआउट, और उसके बाद जो है वो प्रोडक्शन प्लान एंड मेथड। अगर इसको आप याद करोगे तो पोलो शब्द आप याद रख सकते हो, POLO, पोलो। P फॉर प्रोडक्शन डिजाइन, O से ऑर्गेनाइजेशन, L फॉर लेआउट इक्विपमेंट, और फिर उसके बाद जो है ना O का मतलब ओवरऑल प्रोडक्शन प्रोग्राम एंड मेथड। यहाँ पर ओवरऑल प्रोडक्शन प्रोग्राम, ओवरऑल वर्ड याद जोड़ दो, उसके बाद आप करके पोलो करके इसको याद रख सकते हो। फिलहाल हम लोग बात करते हैं स्कोप ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन में। प्रोडक्ट डिजाइन में यहाँ पर बोलता है कि जो भी प्रोडक्ट का डिजाइन करो ना, उसमें एक बात ध्यान जरूर से रखो, तुम्हारा वक्त, तुम्हारा मटेरियल और तुम्हारा प्रोडक्शन का प्रोसेस, ये तीनों में सेव होना चाहिए। प्रोडक्ट डिजाइन करते वक्त में क्या करो, इस तरीके से उसको डिजाइन करो, रीडिजाइन करो, बार बार उसमें इस तरीके से चेंजेस लाओ कि तुम्हारा क्या क्या बदलाव होना चाहिए। तुम्हारा प्रोडक्ट का डिजाइन और तुम्हारा जो है ना मटेरियल और टाइम और ये सब सेव होना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पर बात करते हैं कि आप सस्ता प्रोडक्ट बनाने के चक्कर में डिज़ाइन ऐसा मत बना दो कि तुम्हारी क्वालिटी ही खराब हो जाए, क्योंकि आपने क्वालिटी पर तुमको फोकस करना है, क्वालिटी पर ध्यान देना है। तो ये सारी बातें जो है ना यहाँ पर बोला गया है, और इसको आप जस्ट एक बार रीड कर सकते हो। ये जो पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर बोलता है एफिशिएंट डिज़ाइन जो नया प्रोडक्ट का करोगे या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का डिज़ाइन का इम्प्रूवमेंट करोगे। जो अभी आपके पास प्रोडक्ट है उसमें कुछ तो अच्छा फीचर्स लगाओ, अच्छे इम्प्रूव करो, नहीं तो फिर आप नए प्रोडक्ट की यहाँ पर बात करो किस तरह से कर सकते हो। तो बोलता है कि आपका जो यहाँ पर क्वांटिटी एंड वैरायटीज ऑफ मटेरियल है वो कम होना चाहिए, ठीक है, जिससे कम होगा, लेकिन तुम्हारा जो आपका सस्ता सब्स्टिट्यूट लगाओ, मटेरियल जो है जिसका क्वालिटी अच्छा है बट सस्ता है और ज़्यादा यील्ड देगा आपको। टाइम, और उसके बाद तीसरी बात यहाँ पर बताई गई है कि कॉस्ट, ठीक है, टाइम, कॉस्ट, और उसके बाद जो मटेरियल की क्वालिटी, ये सब बातों पर फोकस किया गया है। फिर जहाँ तक बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन आपका जो है प्री रिक्विजिट यहाँ पर था आपका कुछ चीज़ों के बारे में जो आपको बताया गया था कि स्कोप क्या क्या हो सकते हैं कॉस्ट रिडक्शन के, उसमें ओ में यहाँ पर बोला गया है कि ऑर्गेनाइजेशन के हर एक फेज पर, हर एक लेवल पर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करो, प्रॉपर कम्युनिकेशन बना के रखो, उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए, और उनका कोई डाउट्स वगैरह है उन सबका रिमूवल वगैरह सब आपको करना है। इसका मतलब सबसे पहले बोला गया डिफाइन ईच फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करो। चलो भाई साहब, सबके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन कर दो, उसके बाद उन लोगों को टास्क दो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको डेलीगेट करो, उसके बाद जो है ना उनका कम्युनिकेशन स्ट्रांग करो, उसके बाद यहाँ पर कॉपरेशन एंड क्लोज रिलेशनशिप रखो, उसके बाद डाउट्स एंड फिक्शंस का रिमूवल करो, एम्प्लॉय को जो है ना अच्छा सजेशन दो। ये सब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नॉर्मल बातें लिखी गई है। फिर यहाँ पर बात करते हैं, अगला पॉइंट आपको क्या बोलता है, फैक्ट्री लेआउट इक्विपमेंट। फैक्ट्री लेआउट इक्विपमेंट में आपको स्टडी करना है जो आपका
फैक्ट्री का लेआउट कैसा है और इक्विपमेंट जो है वो एफिशिएंट है कि नहीं। ऐसा तो नहीं होता है बार बार रिडंडेंसी होती है, बार बार आपको एक ही काम करना पड़ जाता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि आपका इक्विपमेंट जो है वो बहुत बड़ा भला होना चाहिए, ठीक है। अगर सही नहीं है तो उसको रिप्लेसमेंट करने का प्लान बनाओ, उसमें आप जो है ना फीचर्स डालो ताकि आपकी फाइनली जो है आपका कॉस्ट रिडक्शन का स्कोप बढ़े। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये आपका फैक्ट्री लेआउट यानी कि फैक्ट्री का जो डिज़ाइन स्ट्रक्चर है पूरे ओवरऑल फैक्ट्री पर यहाँ पर फोकस करने के लिए आपको बोलता है, क्योंकि वेजेस में यहाँ पर पैसे बचा सकते हो, फिर मटेरियल का वेस्ट होने से पैसे बचा सकते हो, टाइम का यूटिलाइज हो सकता है। तो ये फैक्ट्री लेआउट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। इसमें बहुत सारी बातें आपको अपने मन से लिखनी पड़ेगी, क्योंकि एक एक चीज़ें एक एक बात आप स्टडी मटेरियल के हिसाब से याद नहीं रख सकते हो। बस आपको पॉइंट्स बनाने आने चाहिए और पॉइंट के हिसाब से जो है ना वो आपका स्टडी मटेरियल के डायरेक्शन में आपका पॉइंट होना चाहिए। बस इतना काफ़ी है कि स्टडी मटेरियल के डायरेक्शन में आपका पॉइंट होना चाहिए। फिर बात करते हैं प्रोडक्शन प्लान प्रोग्राम एंड मेथड। प्रोडक्शन प्लान प्रोग्राम एंड मेथड, आखिर भाई साहब ये कौन सी चीज़ होती है। तो बोलता है ओवरऑल प्रोग्राम के बारे में, जो मैंने बोला था आपको कि टाइम बचाने के लिए आप क्या करते हो, बहुत सारा प्रोसीजर लगाते हो, प्रोसेस लगाते हो, ठीक है। तो आपको टाइम बचाना है और इसके लिए आपको अच्छा मेथड चूज़ करना पड़ेगा। अच्छा मेथड चूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शन को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। अल्टरनेटिव ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसी को आपको चूज़ करना पड़ेगा। वो आपको क्या करके देगा, अल्टरनेटिव ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन, ये आपको सुविधा देगा कि भाई साहब आपका सब कुछ बड़ा परफेक्ट जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर बात करते हैं कि आपका जो एफिशिएंट कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम होता है उसमें कुछ बातें आपको एग्जामिन करनी पड़ेगी। ये कौन कौन सी बातें एग्जामिन करनी पड़ेगी, तो एग्जामिन द फॉलोइंग पॉइंट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन कंट्रोल। भाई साहब तुमको कुछ बातें एग्जामिन करनी पड़ेगी। तुम्हारा क्या क्या एग्जामिन करनी पड़ेगी कि आइडल कैपेसिटी जो है वो तुम्हारा कम होना चाहिए, मतलब तुम फालतू के बैठे हुए नहीं हो, तुम्हारा जो प्रोडक्टिविटी चलते रहना चाहिए। मैन पावर और मशीन का कॉस्ट जो है वो, मटेरियल का कॉस्ट जो है जो मिनिमम हो, मैन पावर और मटेरियल का कॉस्ट मिनिमम हो। तुम्हारा जो कैपेसिटी है वो आइडल कैपेसिटी को तुम रिड्यूस करो, ठीक है। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि आपका जो है ना ओवरहेड का जो खर्चा होता है उसको भी कम करना है आपको। तो आपका पहली बात तो हो गई मैन पावर एंड मटेरियल, यानी कि मटेरियल लेबर यहाँ पर हो गया। उसके बाद देखो तीसरा पॉइंट ओवरहेड हो गया। कुल मिला के जो आपको पता रहता है वही बातें होती है कॉस्ट शीट में, मटेरियल लेबर ओवरहेड, ये तीनों शब्द का आपने इस्तेमाल कर दिया। फिर बोलता है कि टाइम बचाने के इरादे से सफिशियंट प्रोसीजर लगाना, ठीक है, सफिशियंट प्रोसीजर लगाना, वेटिंग टाइम को रिड्यूस करना। ये सारी कुछ बातें जो है यहाँ पर दी गई हैं। मेंटेनेंस के लिए जो है आपको ज़्यादा जो है ना वो बाहर पर भरोसा नहीं करना है। तुम्हारे लोगों को थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दे के रखो कि बेसिक मेंटेनेंस एटलीस्ट वो कर सकें। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं वेस्टेज में भी रिड्यूस एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज बाय एलिमिनेटिंग फॉल्टी प्रोडक्शन मेथड, प्लांट लेआउट एंड डिजाइन और इंट्रोड्यूसिंग इंसेंटिव स्कीम। जो अच्छे से करेगा उसको इंसेंटिव भी देंगे। ये सारी कुछ बातें हैं। इसका मतलब कुल मिला के देखा जाए तो स्कोप ऑफ कॉस्ट रिडक्शन में प्रोडक्शन डिजाइन, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद फैक्ट्री लेआउट एंड इक्विपमेंट और प्रोडक्शन प्लान प्रोग्राम एंड मेथड, ये बातें आपने देखी, ठीक है। तो कुल मिला के इन सब बातों को ध्यान में रखना। अभी मेरे को यहाँ पर एक चीज़ समझ में आती है कि आपका जो है ना टूल्स एंड टेक्निक्स भी कुछ ना कुछ यहाँ पर लगेगा। अब ये आप मेरे को ये बताओ कि जितनी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं उसमें से कई सारी चीज़ें कई बार आपने कहीं ना कहीं सुना हुआ है। अपने रियल लाइफ का एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि उसमें कई सारी चीज़ें सुनी हुई है, जैसे कि री इंजीनियरिंग वर्ड, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग कई बार आपने देखा है, टारगेट कॉस्टिंग, उसके बाद काइजन कॉस्टिंग के बारे में भी बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह सब दी गई है, जो कि आपने कहीं ना कहीं देखा होगा अगर आपको इंटरेस्ट है जनरल नॉलेज में, जापानीज टेक्नोलॉजी वगैरह सबको सीखने में, जानने में। फिलहाल हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो टूल्स एंड टेक्निक्स कॉस्ट रिडक्शन के होते हैं। आप देख रहे हो कि आपका स्टडी मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल से ज़्यादा कॉस्ट रिडक्शन पर फोकस करते जा रहा है। उनका ध्यान पूरा कॉस्ट कंट्रोल से हटकर कॉस्ट रिडक्शन की तरफ तवज्जो दे रहा है वो। इसका मतलब कॉस्ट रिडक्शन बड़ी बारीक चीज़ होती है, बड़े काम की चीज़ होती है। सबसे पहले बोलता है वैल्यू एनालिसिस, यानी कि वैल्यू एनालिसिस करो। अभी देखो वैल्यू एनालिसिस अभी आपने जो है वो पीछे चैप्टर्स में भी पढ़ा हुआ है
क्या पढ़ा हुआ था पीछे चैप्टर्स में आपने? वैल्यू एडेड एक्टिविटी होती है और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ होती है। वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ और नॉन वैल्यू एक्टिविटीज़, आपकी कोशिश हमेशा क्या रहती है कि वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया जाए और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को कम किया जाए। दूसरा टूल्स एंड टेक्निक्स में बोला इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री को मैनेजमेंट करने के कई तरीके होते हैं, जिसमें जस्ट इन टाइम का नाम आपने सुना होगा। ये बैक फ्लश करके भी एक टेक्निक होता है इन्वेंट्री का मैनेज करने का, जिसको हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे। उसके बाद बोलता है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। उसके बाद टारगेट कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंपोनेंट। ये शब्दों को ध्यान रखो कि कभी भी कॉस्ट रिडक्शन की बात आती है, उसके टूल्स एंड टेक्निक की बात आती है, तो आपको याद रखना है ये सारे पॉइंट्स: वैल्यू एनालिसिस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, टारगेट कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, वैल्यू एनालिसिस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, टारगेट कॉस्टिंग और काइजन कॉस्टिंग, और उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंपोनेंट। ये टूल्स एंड टेक्निक्स में आपको याद रखना है, इसको आपको भूलना नहीं है। क्या क्या बातें यहाँ पर दी गई है? तो वैल्यू एनालिसिस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, टारगेट, काइजन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंपोनेंट वगैरह। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अभी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन में डिफरेंस दिया गया है, जस्ट इसको आप एक बार रीड कर लेना। ठीक है, अगला टॉपिक आपका होता है टारगेट कॉस्टिंग। तो ये सब कौन सा चीज़ें आपको अब पढ़नी है? तो अभी अभी आपने देखा कि आपको टारगेट कॉस्टिंग किस चीज़ में दिया गया था, कॉस्ट रिडक्शन के टूल्स एंड टेक्निक्स में। वैल्यू एनालिसिस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, टारगेट कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट दिया गया था। अभी टारगेट कॉस्टिंग में आपको पढ़ने हैं कि क्या 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 डिफिनेशंस, फीचर्स एंड स्कोप है टारगेट कॉस्टिंग के, टारगेट कॉस्टिंग के स्टेप्स क्या होते हैं, टारगेट कॉस्टिंग का प्रिंसिपल क्या होता है, अच्छी और बुरी चीज़ें क्या होती है टारगेट कॉस्टिंग में, टारगेट कॉस्टिंग का प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, और मोस्ट यूजफुल सिचुएशन इन टारगेट कॉस्टिंग, कंपोनेंट ऑफ द टारगेट कॉस्टिंग सिस्टम। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो आपको टारगेट कॉस्टिंग का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि आप सबसे पहले सेल प्राइस डिसाइड करते हो, टारगेट सेल प्राइस जिसको बोलते हो आप, क्योंकि वो मार्केट से इन्फ्लुएंस होता है, उसमें से आपका जो प्रॉफिट आपको चाहिए वो घटा देते हो। जैसे आपने टारगेट सेल प्राइस डिसाइड किया कि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा आप जो पेन प्रोड्यूस करने के लिए जा रहे हो उसके लिए लोग 20 रुपये पेमेंट करेंगे, तो वो आपका टारगेट सेल प्राइस हुआ। उसमें से आपको 2 रुपये प्रॉफिट मार्जिन रखनी है, तो उसको उसने आपने माइनस कर दिया, तो 18 रुपये में आपको पेन बनाना है। उसमें वो सारी क्वालिटीज़ फीचर्स डालनी है जो आपका टारगेट कॉस्ट है, यानी कि टारगेट प्रॉफिट, सॉरी टारगेट सेल्स माइनस टारगेट प्रॉफिट इक्वल टू टारगेट कॉस्ट। यही होता है टारगेट कॉस्टिंग। इसमें पहले सेलिंग प्राइस डिटरमाइन किया जाता है जो कस्टमर रेडी है पे करने के लिए प्रोडक्ट एंड सर्विस का क्वालिटी को देखकर, और फिर उसमें रिजनेबल प्रॉफिट मार्जिन को घटाया जाता है। ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। टारगेट कॉस्टिंग क्या है? स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जो कॉस्ट को डिटरमाइन करने का और सेलिंग प्राइस को एंटिसिपेट करने का तरीका बताता है, जिससे आप डिजायर्ड प्रॉफिट हासिल कर सको। ठीक है, ये टारगेट कॉस्टिंग होता है। तो टारगेट कॉस्टिंग कुल मिला के देखा जाए तो ये एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो ये डिफिनीशंस, फीचर्स एंड स्कोप करके यहाँ पर दिया गया है और एक सवाल दिया गया है जिसको आपको समझ लेना है। तो टारगेट सेलिंग प्राइस माइनस जो भी आपका रॉयल्टी है, प्रॉफिट है, इसको घटा के टारगेट कॉस्ट डिटरमाइन कर लिया गया है। और ये टारगेट कॉस्ट हम अपने कंपोनेंट, लेबर, ये सबको रिड्यूस करते हुए कोशिश करते हैं टारगेट कॉस्ट पाने की। इसमें देख सकते हो आप, टारगेट कॉस्ट है 60 रुपये का, लेकिन टोटल कॉस्ट बन रहा है 63 रुपीज़ का, यानी कि 3 रुपये अभी भी आपको रिड्यूस करने की ज़रूरत है। इसीलिए ये सवाल आपको समझाया गया है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं स्कोप ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। भाई साहब, टारगेट कॉस्टिंग को स्टेप्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग को रिड्यूस करने की क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले आता है स्टेप नंबर 1 टारगेट कॉस्टिंग को रिड्यूस करने के लिए। सबसे पहले बोलता है रीओरिएंट कल्चर ऑफ थिंकिंग एंड एटीट्यूड। कल्चर ऑफ थिंकिंग एंड एटीट्यूड को रीओरिएंट करो ताकि इंपॉर्टेंस मिले मार्केट ड्राइवन प्राइस, मतलब मार्केट ड्राइवन प्राइस निकालने के लिए। अभी सबसे पहले देखो, तुम एटीट्यूड क्या करते हो? एटीट्यूड सबसे पहले ट्रेडिशनल वे में क्या करते थे, सबसे पहले आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आता था उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके तब खुद डिसाइड करते थे सेलिंग प्राइस। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी और आपको सोचना पड़ेगा कि मार्केट के लोग कितना प्राइस देने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब आपको अपना सोच को बदलना पड़ेगा। इसीलिए बोला रीओरिएंटेड कल्चर ऑफ थिंकिंग एंड एटीट्यूड। अपने एटीट्यूड और अपने सोच को बदल डालो। रीओरिएंट कल्चर ऑफ थिंकिंग एंड एटीट्यूड।
अपने एटीट्यूड और अपने थिंकिंग को बदल डालो। उसके बाद बोलता है आइडेंटिफाई द मार्केट रिक्वायरमेंट। आप मार्केट रिक्वायरमेंट को पहचानो, मार्केट क्या डिज़ाइन एंड क्वालिटी चाहता है और उसके लिए कितना पेमेंट करना चाहता है। तो आइडेंटिफाई करना है आपको मार्केट एंड रिक्वायरमेंट। उसके बाद बोलता है कि मार्केट ड्राइव एंड टारगेट प्राइस आपको डिटरमाइन करना है अकॉर्डिंगली। मार्केट जिस हिसाब के टारगेट प्राइस को डिटरमाइन करता है वो डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो पहला आपको कल्चर एंड थिंकिंग एंड एटीट्यूड को बदलना है, मार्केट के रिक्वायरमेंट को समझना है, मार्केट के विचारों को समझ लिया, उसकी ज़रूरतों को समझना है। पहला पॉइंट विचारों को समझना, दूसरी पॉइंट ज़रूरतों को समझना। उसके बाद आपको टारगेट प्राइस, तब जाकर टारगेट प्राइस डिटरमाइन करना, और जब आपको प्राइस का पता चल गया तब आपको सोचना कितना वॉल्यूम बना सकते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा इस प्राइस पर कितना वॉल्यूम बना सकते हैं, क्या प्रॉफिट मार्जिन रख सकते हैं, क्या टारगेट कॉस्ट हो सकता है। वो तो आपने डिटरमाइन कर लिया, मार्जिन डिटरमाइन कर लिया, टारगेट सेलिंग प्राइस, तो अपने आप आपको टारगेट कॉस्ट कैलकुलेशन हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं टारगेट कॉस्ट एंड, यहाँ पर बोलता है कि स्टेब्लिश बैलेंस बिटवीन टारगेट कॉस्ट एंड रिक्वायरमेंट। टारगेट कॉस्ट और रिक्वायरमेंट के बीच में आप बैलेंस स्टेब्लिश करो। ये जो आपका रिक्वायरमेंट है कस्टमर लोग, ये जो क्वालिटी आप चाहते हो ना, उसके लिए इतना कॉस्ट तो कम से कम बैठेगा। यानी कि आपको यहाँ पर क्या करना है, कस्टमर का रिक्वायरमेंट जो है उसको ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से टारगेट कॉस्ट जो है वो डिटरमाइन करना है। इसका मतलब ये आपका स्टेप नंबर 4A बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो गया। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि इसके बाद आप टारगेट कॉस्टिंग प्रोसेस जो है वो डिटरमाइन करोगे और अल्टरनेटिव्स देखोगे, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स देखोगे, जिसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव होगा उसको चूज करोगे। फिर आप जो है ना प्रोडक्ट कॉस्ट मॉडल एस्टेब्लिश करोगे, और उसके बाद जो है ना वो एक्चुअल और जो टारगेट है कॉस्ट, उसका गैप है उसको आप भरोगे। मतलब आपका एक्चुअल में 63 रुपीज़ आ रहा था एग्जाम्पल में, और टारगेट था 60 का, तो 3 रुपये का जो गैप है ना उसको क्लोज करने का ट्राई मारोगे। इसका मतलब कुल मिला के जो नैनो बना था, नैनो कार, वो इसी टारगेट कॉस्टिंग के कंसेप्ट पर ही बना था। ठीक है, टारगेट कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग, मतलब उसमें टारगेट प्राइस पहले ही जो है वो 1 लाख रुपये सोच के उसको चला गया था, और पूरी दुनिया में जो है वो क्या किया गया था, सर्वे किया गया था कि कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा कंपोनेंट, कौन सा पार्ट कार का सबसे सस्ता मिल पाएगा, उसको वहाँ से ऑर्डर दे के कलेक्ट किया गया था। तो सबसे पहले थिंकिंग एंड एटीट्यूड, जो यहाँ पर क्या हुआ था, जो आप ना रीथिंकिंग ऑफ कल्चर एंड एटीट्यूड, मार्केट रिक्वायरमेंट को समझना, उसके हिसाब से टारगेट प्राइस, वॉल्यूम और प्रॉफिट मार्जिन ये डिसाइड करना। तो कुल मिला के आपको एक ही फॉर्मूला दिमाग में आ रहा होगा भी, टारगेट सेलिंग प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट इक्वल टू टारगेट कॉस्ट। यानी कि यहाँ पर आपने देखा कि सबसे पहले थिंकिंग को बदला, कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझा, फिर टारगेट प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस सोचा। अभी सेलिंग प्राइस आपको पता चल गया, तो उसके बाद आपने वॉल्यूम को सोचा, सेलिंग प्राइस को सोचा, कितना प्रॉफिट हो रहा है हमारे पास। उसके बाद टारगेट कॉस्ट डिटरमाइन किया, फिर बैलेंस किया रिक्वायरमेंट एंड टारगेट कॉस्ट को, फिर टारगेट कॉस्टिंग का प्रोसेस देखा। उसके बाद जो है ना बहुत सारे अल्टरनेटिव का एनालिसिस किया, और उसके बाद एक कॉस्ट मॉडल डेवलप किया, और जो आपका टारगेट और एक्चुअल कॉस्ट में गैप हो रहा है उसको भरने की कोशिश की, जिसके लिए और भी कई तरीके वैल्यू इंजीनियरिंग, वैल्यू एनालिसिस वगैरह वगैरह करके लगाया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि रिड्यूस द इनडायरेक्ट कॉस्ट एप्लीकेशंस एंड मेजर द रिजल्ट एंड मेंटेन द मैनेजमेंट फोकस। यानी कि आप जो है ना लॉन्ग टर्म चीज़ों को ध्यान में रख के ये काम करोगे। तो कुल मिला के आप स्टेप्स के बारे में थोड़ा आइडिया आपको हो गया होगा, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठे। अभी हम लोग बात करते हैं जो आपका प्रिंसिपल्स ऑफ टारगेट कॉस्ट। ये जो टारगेट कॉस्ट होते हैं ना उसके प्रिंसिपल्स होते हैं। आखिर ये टारगेट कॉस्ट के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, जरा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि टारगेट कॉस्ट का पहला प्रिंसिपल, कि भाई साहब तुम कस्टमर पे ही फोकस करोगे। अगर कस्टमर पे फोकस नहीं किया, इसका मेमोरी टेक्निक जो है ना, आप टारगेट डिसाइड कर सकते हो। टी फॉर यहाँ पर टीम वर्क हो गया, टीम वर्क। ठीक है, ए फॉर यहाँ पर क्या हो गया, अल्टर। ठीक है, वैल्यू चेन को यहाँ पर अल्टर किया जाता है, बहुत सारे अल्टरनेटिव देखे जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर ए फॉर अल्टरेशन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आर फॉर यहाँ पर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कॉस्ट को रिड्यूस करना, आर फॉर रिड्यूस। जी फॉर यहाँ पर क्या हो गया, गैप जो करंट और टारगेट में था ना, गैप। और इसके बाद जो है ना ई फॉर यहाँ पर वैल्यू इंजीनियरिंग, ई फॉर इंजीनियरिंग। और टी फॉर टारगेट सेलिंग प्राइस का लीडरशिप। इस तरीके से मेमोरी टेक्निक में आप टारगेट को ही, ये सारे पॉइंट्स को टारगेट शब्दों में बैठा सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं टीम वर्क डेवलप एंड यूज करना। सबसे पहले टी फॉर टीम वर्क।
ठीक है, टीम वर्क देखोगे, सबसे पहले है कि भाई आप टारगेट कॉस्टिंग में ना टीम वर्क देखोगे, टीम वर्क देखोगे टारगेट कॉस्टिंग में, इसको भूलना नहीं है, टीम वर्क देखना है आपको, टारगेट कॉस्टिंग, टी फॉर टारगेट, टी फॉर टीम वर्क, टीम वर्क यहाँ पर आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखना है कि आपका सारे स्टेज वैल्यू चेन के आपको देखने हैं, यहाँ पर वैल्यू चेन के जो है वो सारे स्टेज देखने हैं। इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको ऑल स्टेज ऑफ वैल्यू चेन, ऑल स्टेज ऑफ वैल्यू चेन में आपको जो अटेंशन देना है। ठीक है, अटेंशन है यहाँ पर। ठीक है, ऑल स्टेज पर आपको देखना है वैल्यू चेन में क्या क्या आप अल्टरनेटिव सोच सकते हो, सारे वैल्यू चेन में आप उसको लगा डालो। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू चेन का अटेंशन आपने देख लिया, टीम वर्क आपने देख लिया, उसके बाद जो है ना जो आपका रिड्यूस करना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पूरे लाइफ साइकिल के दौरान। अभी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में आपको देखने को मिलेगा कि हर प्रोडक्ट का एक फेज होता है। ठीक है, अब वो फेज में ना ओवरऑल यानी कि पूरे लॉन्ग टर्म में देखना है कि कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्ट है वो पूरे लाइफ साइकिल में रिड्यूस हो सके, वो लॉन्ग टर्म में आपको देखना है, इतनी जल्दी उसका निर्णय नहीं लेना है। ठीक है, यानी कि आपने यहाँ पर क्या देखा कि आपने टीम वर्क देखा, दूसरा देखा कि आपने वैल्यू चेन का में जो है ना डिफरेंट चीज़ों पर अटेंशन दिया और अल्टर किया, बहुत सारे अल्टरनेटिव को देखा। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है ना उसका कॉस्ट रिड्यूस किया, उसके बाद कस्टमर पर ग्रेटर फोकस किया, यानी कि आप जी फॉर ग्रेटर, ग्रेटर फोकस ऑन कस्टमर, टारगेट का जी फॉर ग्रेटर, ग्रेटर फोकस ऑन कस्टमर्स, कस्टमर्स पर फोकस करना है। टारगेट कॉस्टिंग में जो प्रिंसिपल होते हैं, जाहिर सी बात है कि कस्टमर पर तो आपको फोकस करना ही पड़ेगा। आपके टीम वर्क, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कॉस्ट रिड्यूस करना, उसके बाद जो है ना वो वैल्यू चेन एनालिसिस, ये सारी चीज़ें बेकार हो जाएगी अगर आप कस्टमर पे फोकस नहीं करोगे, तो टारगेट प्राइस ही आपका सही से नहीं निकल पाएगा, टारगेट प्राइस ही सही से नहीं निकल पाएगा। तो ये सारी स्टेजेस को जो है ना आपको देखना है। लीडरशिप ऑफ टारगेट प्राइस, फोकस ऑन कस्टमर, यूजिंग डेवलप टीम वर्क, उसके बाद रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, फोकस ऑन द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन के स्टेज पर फोकस करना है। प्रोडक्ट डिज़ाइन के बातें वही हैं जो आपने समझी, बस इसको घुमा फिरा के शब्दों का खेल है। लीडरशिप ऑफ टारगेट सेलिंग प्राइस, फोकस ऑन कस्टमर, यूज एंड डेवलपमेंट ऑफ टीम वर्क, रिड्यूस द कॉस्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, फोकस ऑन द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन, अटेंशन टू द ऑल स्टेज ऑफ वैल्यू चेन, ये सारी बातों का आपको देखना है। अभी हम लोग बात करते हैं प्रोज एंड कॉज ऑन टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग की कुछ अच्छाइयाँ होंगे, कुछ बुराइयाँ होंगे। तो यानी कि बात करते हैं कि प्रोज सबसे ज़्यादा क्या है कि यहाँ पर आपने टीम वर्क देखा था ना, तो पूरे स्टेज के लोगों का, जितने भी टॉप से बॉटम, टॉप मैनेजमेंट से लेकर लोअर मैनेजमेंट, सबका कमिटमेंट इन्वॉल्व होता है कि हम सब इनोवेशन में बराबर एफर्ट लगाएंगे, हम सब पूरी कोशिश करेंगे इनोवेशन की। तो पहला फोकस इनोवेशन किसका, पूरी टीम का, पूरी टीम इनोवेशन में लगेंगी, तब जाके टारगेट कॉस्ट पूरा हो पाएगा। हर कोई अपना दिमाग लगाएगा कि जो पार्टिकुलर काम आप कर रहे हो उसमें कॉस्ट रिड्यूस किस तरीके से किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि आपको रियल सेविंग में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर बोलता है कि रियल सेविंग आपको बेस्ट वैल्यू रादर देन सिंपली द लोएस्ट कॉस्ट, यानी कि कम कॉस्ट को कम करो, उससे ज़्यादा है रियल सेविंग पर ध्यान दो। आप रियल सेविंग पर ध्यान दो, रियल में सेविंग होना चाहिए, कॉस्ट कम होना नहीं। रियल में कोई कंपोनेंट, कोई नट बोल्ट, कोई पार्टिकुलर चीज़ आपको सस्ती मिल रही है, उसका कंपोनेंट का जो आपका बनाने का जो मटेरियल है वो क्वालिटी भी सेम बराबर रहना चाहिए, और उसके अलावा उसका कॉस्ट भी रिड्यूस होना चाहिए। रियल वाला सेविंग होना चाहिए, टारगेट ये रखो। ठीक है, इनोवेशन सारे लेवल का कमिटमेंट होना चाहिए। फिर बोलता है कि आपका प्रोएक्टिव अप्रोच से प्लान करके आपको प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग करनी है। ठीक है, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोएक्टिव अप्रोच से करनी है, यानी कि प्रोएक्टिव यानी कि फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए, फ्यूचर ओरिएंटेड ध्यान रखो। तो ये सबसे पहले बात आती है, इनोवेशन सारे लेवल का कमिटमेंट होना चाहिए। उसके बाद बेस्ट वैल्यू अचीव करना रादर देन सेविंग, प्रोएक्टिव अप्रोच। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि एम्प्लॉय अवेयरनेस एंड एम्पावरमेंट, एम्प्लॉय पर ध्यान दो, क्योंकि एम्प्लॉय पर अगर उनको अवेयर करोगे, उनका एम्पावरमेंट करोगे, तो ही वो एज ए टीम वर्क काम करेंगे। तो ये टीम वर्क वाली बात हो गई। टारगेट कॉस्टिंग में पूरे टीम का इनोवेशन, रियल सेविंग पर ध्यान, प्रोएक्टिव अप्रोच, आपका जो है ना प्रोडक्शन मार्केटिंग करने में, एम्प्लॉय का अवेयरनेस, उसके बाद वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को रहने देना, नॉन वैल्यू एडेड को हटाने की कोशिश। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि अगला पॉइंट आता है इनहांस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बाय रिड्यूसिंग टाइम टू मार्केट, बाय रिड्यूसिंग द टाइम टू मार्केट, यानी कि प्रोडक्ट लाइफ को जो है ना वो इन्हांस करना है। ठीक है,
इन्हांस करना है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को। उसके बाद मार्केट ड्राइवन अप्रोच, यानी कि सेलिंग प्राइस, यहाँ पर आपका मार्केट डिसाइड करता है, मार्केट ड्राइवन अप्रोच। ये सारी बातें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है। मतलब आपका प्रोज क्या क्या है, पूरी टीम लगी रहती है, रियल सेविंग होता है, फ्यूचर ओरिएंटेड होता है प्रोडक्शन मार्केटिंग में प्रोएक्टिव अप्रोच से। उसके बाद एम्प्लॉय का अवेयरनेस होता है, वैल्यू एडेड एक्टिविटीज पर ज़्यादा फोकस करते हैं। फिर बोलते हैं प्रोडक्ट लाइफ को बढ़ाया जाता है और कॉस्ट पर मार्केट ड्राइवन अप्रोच लगाया जाता है। ये सारी जो है ना टारगेट कॉस्टिंग की प्रोज है, यानी कि इनोवेशन पे ध्यान देते हैं, रियल सेविंग करते हैं, प्रोएक्टिव अप्रोच से प्रोडक्शन मार्केटिंग करते हैं। फिर एम्प्लॉय अवेयरनेस, वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, इनहांस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, मार्केट ड्राइवन अप्रोच टुवर्ड्स कॉस्ट। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये सब कौन सा हो गया, टारगेट कॉस्टिंग के प्रोज हो गए। ठीक है, तो इनोवेशन, रियल सेविंग, प्रोएक्टिव अप्रोच, वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, इनहांस प्रोडक्टिव लाइफ साइकिल, मार्केट ड्राइवन अप्रोच टुवर्ड्स कॉस्ट, ये बातें आपने देखी। अभी हम लोग कॉन्स की बात करते हैं कि जो प्रोज हैं उसके बाद कॉन्स क्या क्या होते हैं, यानी कि टारगेट कॉस्टिंग में कुछ खामियां भी तो होनी चाहिए। इतनी सारी खासियत की बातें कर ली, अब उसकी खामियां भी आपका होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर बोलते हैं कि सबसे पहली बात कि कौन सबसे बड़ा क्या है कि डेवलपमेंट प्रोसेस कैन बी, जो आपका लेंदी हो जाता है। ठीक है, अब इतना भी लेंदी ना हो जाए टारगेट कॉस्टिंग में डिजाइन या डेवलपमेंट प्रोसेस की, भाई साहब आप उसी में लगे हुए हो, अभी तक आपका तैयारी नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में हम लोग यहाँ पर कॉन्स के आगे देखेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्टडी मटेरियल से जो आपने रीड किया होगा वो आपको काफ़ी इफेक्टिव लगा होगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कॉस्टिंग सब्जेक्ट में आपकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। सॉरी, अभी इसका नाम बदल गया है, SCM, स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवेलुएशन, SCMPE। ठीक है, ओके, तो इस सब्जेक्ट में मैं आपको मदद कर पाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे कई सारे स्टूडेंट्स का कॉल आया, मैसेज आया कि सर डायरेक्ट टैक्स GST तो ठीक है, हमारा कॉस्टिंग में प्रॉब्लम होता है, और क्योंकि ये थ्योरी पेपर की तरह आजकल ट्रीट किया जाता है, 40-50 नंबर के, 60 नंबर के भी थ्योरी आ जाते हैं कभी कभी, तो इसकी वजह से इसमें थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग और उसको मेमोराइज करना भी ज़रूरी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट के रिक्वेस्ट करने पर मैंने ये सोचा कि चलो मैं जितनी मदद हो सके मैं कर पाऊँ, मैं आपके लिए ज़रूर करूँगा। अगले वीडियो तक के लिए जयराम जी की।